हमको जो है यही आर निकालना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब जिसको नहीं आता है वो इसको याद कर लीजिए हम कैसे निकालते हैं। जो वर्क एनर्जी पावर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, या फिर जहां से भी पढ़े आपको ये तो आता होगा कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो एनर्जी कंजर्व होता है। यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल जो है इसके पास जा रहा है, कोई बाहर एक्स्ट्रा इसमें फोर्स लग रहा है नहीं, इसी दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, इसीलिए इधर पहले अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी पहले था, बाद में भी वही रहेगा। अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस का दोनों का मिला के एनर्जी जो पहले था बाद में भी वही रहेगा। तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। यानी कि पहले का जो भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल था, बाद में भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा। अब इसको जो है हम लोग निकालते हैं। चलिए, पहले काइनेटिक क्या था, ये कुछ भी स्पीड से जा रहा था, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका पोटेंशियल क्या होगा, देखिए काइनेटिक तो चलिए वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इतना तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी का भी पता होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल वाला चैप्टर में तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। तो यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इससे बहुत दूर है, यानी कि इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, जीरो होता था, प्लस, सॉरी इक्वल टू होगा। अब जो है ये अल्फा पार्टिकल इसके पास गया और यहाँ पे जाके रुक गया, तभी तो वापस आया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, जाके रुक गया, तो रुक गया यानी कि इसका स्पीड यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। जब स्पीड जीरो है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, प्लस यहाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाय आर होता है। आर तो चलो ये है, के है, Q1 क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो Q1 क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बताए थे ना। कि देखिए देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम ई बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, माइनस ई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 को। प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, प्लस ई या फिर सिंपल ई होगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता था, प्रोटॉन के डबल, यानी कि 2 ई होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा, 2 ई। अब बात रहा न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो, न्यूक्लियस जो है ये, इसका चार्ज क्या होगा, एक बात सुनिए। अगर किसी के पास एक प्रोटॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा, ई होगा। किसी के पास दो प्रोटॉन है तो उसका चार्ज 2 ई होगा। किसी के पास तीन प्रोटॉन है तो 3 ई चार्ज होगा, और 4 प्रोटॉन है तो 4 ई। यानी कि इसके पास, जिसके पास जितना प्रोटॉन है उसके पास उतना ई का मल्टीपल में चार्ज होगा। किसी भी एटम में कितना प्रोटॉन होता है, किसी भी एटम में कितना प्रोटॉन होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। बताए थे ना कि एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर उसका होता है उतना उसमें क्या होता है, प्रोटॉन। तो यानी कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से बोलते हैं। किसी का अगर जेड 1 हो तो 1 ई चार्ज होगा, किसी का जेड 2 हो तो 2 ई चार्ज है, किसी का जेड 3 है तो 3 ई चार्ज होगा, किसी का जेड 4 है तो 4 ई चार्ज होगा। हम मान लेते हैं कि जेड हमको नहीं पता है, तो जेड को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ जेड बोलेंगे। जिसके पास जेड प्रोटॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा, जेड ई चार्ज होगा। तो यानी कि ये न्यूक्लियस के पास कितना एटॉमिक नंबर है हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये तो लिख सकते हैं इसका चार्ज जेड ई होगा। जेड क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। भी क्या है, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। एम क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू 2 जेड ई स्क्वायर बाय आर होगा। अब हमको आर निकालना है, ये तो आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 4, 2 इधर जाएगा तो 4 के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। अब देखिए, अब ये जो फॉर्मूला आया है, ये इसको देख के आप कुछ कंक्लूजन निकालिए। तो ये आर जो है
जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा होगा, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एटॉमिक नंबर के, जितना एटॉमिक नंबर होगा आर क्या उतना ज्यादा, क्योंकि फोर तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ई तो बचपन से कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि आर किस पे डिपेंड करेगा, जेड पे। अब बोलने के चलिए जेड को भी कांस्टेंट मानते हैं, तो आर किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि आर जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और आर जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आर इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब कभी भी एग्जाम में पूछ देगा, ऐसे ऐसे बता देगा कि एक अल्फा पार्टिकल को ऐसे फेंके, तो आप बताइए उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जेड पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आप बोलेगा आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड है। पूछेगा एम पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आप बोलेगा एम के इनवर्सली है। कोई पूछेगा वेलोसिटी पे यानी स्पीड पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आप बोलेगा आर जो है स्पीड के स्क्वायर के इनवर्सली है। बता दीजिएगा ना। ठीक है, इसको लिखिए, और इसको आपको याद करना है इसी तरह से, अगर नहीं याद होता है तो कम से कम ये तीनों बात याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास एम, कोई अल्फा पार्टिकल है जिसका मास क्या है एम है, ठीक, मूविंग विद वेलोसिटी v, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बॉम्बार्ड्स ऑन ए हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड, एक हैवी न्यूक्लियस है जिसका चार्ज जो है जेड है, इस पे ये जाके बॉम्बार्ड होता है। इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड ऑन, इसका जो न्यूक्लियस से ये जो यहाँ से गया और वापस आ गया, ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से जो आर है, ये किस पे डिपेंड करेगा, और पूछा है कि मास पे कैसे डिपेंड करेगा। पढ़िए, जब m द्रव्यमान का एक कण v वेग से चलते हुए z आवेश वाले भारी नाभिक पर बमबारी करता है, तो नाभिक से इसकी निकटतम दूरी m पर किस प्रकार निर्भर करता है। अभी हम बताएं कि m की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, r जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल m। अगर बोर्ड में आएगा तो आप लिखिएगा कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि m क्या है, सॉरी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मास किसका है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक। अब बीसीसी में कैसा क्वेश्चन आएगा, बीसीसी में सिंपल ये ऑप्शन में रहेगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम का स्क्वायर होगा, तो वो सब आंसर नहीं, आंसर सिर्फ यही हो। क्लियर हो गया। चलिए, ये जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था ये कौन किए, वो रदरफोर्ड किए। तो रदरफोर्ड जो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना एक एटॉमिक मॉडल दिए, क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करने के बाद एटॉमिक मॉडल दिए, तो यानी कि पहला एटॉमिक मॉडल क्या पढ़े थे, बोर्स सॉरी जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, दूसरा ये रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड अपना मॉडल किस बेसिस पे दिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में लिखना है आपको, बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए इसको लिखिए, हो गया। अब इसका मॉडल क्या था देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड प्रपोज एन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड क्या हुआ, एक एटॉमिक मॉडल का प्रस्ताव दिया, उसको क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी कि अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोले, मॉडल में ये बोले कि जो है इसका मेन बात क्या था, ये चीज देखिए, ध्यान से देखिए, इसको आपको याद करना है, ये पांच चीज बोले हैं, पांच या सात चीज सब आपको याद करना है। जो भी बोर्ड के स्टूडेंट है उसको तो रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। जो बीसीसी देने वाली है वो एक बार समझिए, एक वर्ड बाय वर्ड याद नहीं भी कीजिएगा तो बस समझिए, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तो आपको समझ में आपका आंसर सही हो सकता है। तो पहला बात ये बोले, एन एटम इज ए स्फेरिकल, एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये तो सुन जे थॉमसन भी बोले थे एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। दूसरा, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जे थॉमसन भी ये बात बोले थे ना कि एटम स्फेरिकल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये भी वही बात बोले। जो सच है तो सच है ना, चाहे जे थॉमसन बोले चाहे रदरफोर्ड बोले, सच बात तो सच बात है। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये सच बात है, ठीक।
दूसरा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल, एक एटम में जो है बहुत छोटा डेंस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये भी बात बताए हैं कि एक परमाणु आकार में गोलाकार और विद्युत रूप से तटस्थ होता है। एक परमाणु में एक बहुत छोटा घना मजबूत घने घनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। क्लियर हो गया? दो दो पोस्टुलेट हो गया। तीसरा ये है, तीसरा देखिए, डायमीटर ऑफ एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस। अब एक बात बताइए, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होता है। ये तो सर्कल बना दिए, लेकिन बोर्ड पे बनाए तब ना, हाथ में रहता तो स्फेरिकल होता है। यानी कि एटम जो स्फेरिकल होता है, तो एटम का जो डायमीटर है, न्यूक्लियस के डायमीटर से बड़ा होता है। क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि परमाणु का व्यास सदैव नाभिक के व्यास से अधिक होता है। अब एक बात बताइए, एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का तो डायमीटर ऑटोमेटिक छोटा होना चाहिए। तो ये कोई नया बात नहीं बताया, बस वही बात को बोल दिया। एटम का डायमीटर जो है न्यूक्लियस के डायमीटर से बड़ा होता है। अब आप कुछ डाटा लिखा रहे हैं कि एटम का डायमीटर कितना होता है, न्यूक्लियस का कितना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, डायमीटर ऑफ एटम होता है, एटम जो होता है क्या होता है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। उससे पहले आप लोग जानिए कि एटम का रेडियस क्या होता है। क्या चीज, रेडियस। आप लोग पढ़े होंगे कि रेडियस जो होता है, कोई भी इधर देखिए, कोई भी अगर ये सर्कल है, तो इसका ये क्या होता है, रेडियस होता है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ये पूरा होता है। तो यानी कि रेडियस, अब ये भी रेडियस है, मानिए ये भी रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, तो यानी कि दो बार रेडियस आएगा तो क्या बनेगा, एक डायमीटर। यानी कि डायमीटर जो है क्या होगा, दो इंटू रेडियस। यानी कि अगर हमको रेडियस पता है तो डायमीटर पता है, पता है। तो रेडियस क्या होता है एटम का, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब एक बात बताइए, एटम का रेडियस छोटा होगा न्यूक्लियस से या फिर बड़ा होगा, ये बताइए। एटम जो है बड़ा होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि एटम का जो रेडियस है, न्यूक्लियस के रेडियस से बहुत बड़ा होगा। तो यानी कि रेडियस ऑफ एटम होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, इसी को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉन। और न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10 पर पावर माइनस 15 मीटर, इसको बोलते हैं 1 फर्मी। हम फर्मी मीटर नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ फर्मी बोलेंगे। इधर देखिए, यहाँ 10 पर पावर माइनस 10 है, यहाँ 15 है, तो यानी कि ये बड़ा है। को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये गलत लग रहा है। ये -10 और ये -15 है ना, तो माइनस में जितना ज्यादा अंक होता है उतना छोटा होता है, यानी कि न्यूक्लियस सच में छोटा है। अब डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि 2 एंगस्ट्रॉन हो गया। इसका 2 इंटू 8, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, यानी कि 2 फर्मी। समझ में आ गया? अब एक बात सुनिए, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार। एटम का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पता है। जिसको नहीं पता है, आप लोग बेसिक का क्लास कीजिए, उसमें पूरा अच्छे से पढ़ाएं। स्फेयर का वॉल्यूम, सर्कल का एरिया, सर्कल का सरकमफेरेंस, कोन का, क्यूबॉइड का सब कुछ पढ़ाएं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई तो एक नंबर है, आर क्या है, रेडियस। जिस स्फेयर का हमको वॉल्यूम निकालना है, उस स्फेयर का रेडियस। यानी कि एटम एक तरह का स्फेयर और न्यूक्लियस भी एक तरह का स्फेयर है। एटम का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, 4/3 पाई 10 पर पावर माइनस 10 का क्यूब, यानी कि 4/3 पाई इंटू 10 पर पावर माइनस 30 होगा। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, स्फीयर है, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि आर की जगह क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी आप लोग। पाई 10 पर पावर माइनस 15 का क्यूब, यानी कि 4/3 गुना 10 पर पावर माइनस 45। ठीक है, अभी लिखिए मत, अभी बता रहे हैं, एक चीज बोलिए। एटम का ये रेडियस है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, और न्यूक्लियस का कितना रेडियस है, 10 पर पावर माइनस 15 न्यूटन, सॉरी मीटर। एटम के रेडियस से न्यूक्लियस का रेडियस कितना बड़ा है, ये निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस करेंगे तो क्या आएगा,
10^-10 बटा 10^-15, तो 15 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, 10^-10 प्लस 15 होगा। तो रेडियस ऑफ एटम बराबर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसको इधर लेके जाएंगे, गुना 10^5। 10^5 का मतलब रेडियस ऑफ एटम बराबर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस गुना 1 2 3 4 5। ये क्या है, ये तो 1 लाख है। यानी कि रेडियस ऑफ एटम क्या होता है, न्यूक्लियस के रेडियस से 1 लाख गुना बड़ा, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस रख देंगे जिसका रेडियस 1 मीटर है, तो एटम का रेडियस 1 लाख मीटर हो जाएगा, यानी कि पूरा पृथ्वी जो एक एटम में बन जाएगा। तो यानी कि रेडियस, समझ रहे हैं कि एटम कितना बड़ा है न्यूक्लियस से। रेडियस ऑफ एटम ये होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होता है, एटम से कितना ज्यादा है ये भी निकाल दी। इसको लिखिए, पहले इसको लिखिए। हो गया, इसको लिखिए। चलिए वीडियो पॉज कर करके लिखते जाइए, हम तुरंत हटा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं लिखना है, वीडियो पॉज करके लिखना है, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देख लिए, वॉल्यूम ऑफ देख लिए। अब देखते हैं कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है एटम के वॉल्यूम से कितना कम है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ एटम करेंगे तो क्या होगा, 4/3 पाई इंटू 10 पर पावर माइनस 15 होगा, बटा 4/3 पाई इंटू 10 पर पावर माइनस 10 होगा। 4/3 पाई कट जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हुआ, 10 पर पावर माइनस 15, 15 नहीं है 45 है, 10 पर पावर माइनस 45 बटा 10 पर पावर माइनस 30। ठीक है, तो यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, इधर देखिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ एटम क्या आ रहा है, 10 पर पावर माइनस 45 प्लस 30, यही आ रहा है। ये आ रहा है। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ एटम क्या आ रहा है, 10 पर पावर माइनस 15। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा 10 पर पावर 15 आ रहा है, -15 ये आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 15 गुना वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, समझ रहे हैं। एटम का जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 पर पावर 15 गुना ज्यादा है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 पर पावर 15 टाइम्स ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसको लिखिए। लिख लिए, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए पांचवा पोस्टुलेट, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है, ये कौन बोले थे, जे रदरफोर्ड बोले थे। व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, देखिए एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ परिक्रमा करता है, यानी कि चक्कर काटता है, ठीक। इन क्लोज ऑर्बिट प्रेजेंट इन स्पेस, क्लोज ऑर्बिट में देखिए, ये अगर ऐसा रहेगा तो यानी कि यहाँ से खुला हुआ है, ये ओपन ऑर्बिट हो गया। अगर इसी को ऐसे बंद कर देंगे तो क्या, क्लोज ऑर्बिट, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास एक बंद ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परिक्रमा करता है। देखिए, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निकट कक्ष में घूमते हैं, यानी कि परिक्रमा करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए इसको लिख लिए। चलिए अगला था, देखिए एक और बात बताते हैं। रदरफोर्ड क्या बोले कि बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसी चारों ओर घूमता है। तो लोग पूछा कि कैसे घूमता है, तो ये बोले कि जिस तरह से सन के चारों ओर जो है पूरा प्लेनेट घूमता है, अर्थ हो गया, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब जितना भी प्लेनेट होता है सन के चारों ओर जिस तरह से घूमता है, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर ठीक उसी तरह से घूमता है। इसका कंपैरिजन सोलर सिस्टम यानी कि प्लेनेट से किया गया, इसीलिए इस मॉडल का नाम है प्लेनेटरी मॉडल। बहुत जगह ऐसा टीचर जो होते हैं रटवा देते हैं कि इसको प्लेनेटरी मॉडल बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट से इसको कंपेयर किया गया।
यानी कि इसको क्या बोलेंगे, प्लेनेटरी मॉडल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी मॉडल। क्यों? क्योंकि जो है ये जैसे प्लेनेट जो है सन के चारों ओर घूमता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ठीक, इसको लिख लीजिए। अगला चीज है, अगला ये है कि अब एक बात बताइए, बीच में पॉजिटिव चार्ज है और आसपास नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। बात तो सही है कि ठीक है, बीच में पॉजिटिव है, नेगेटिव घूम रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यानी कि ये नेगेटिव चार्ज तो ऐसे ऐसे घूमते 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 इसमें आके गिर जाएगा, यानी कि एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा फिर। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमते हैं, तो ठीक है, अगर घूमेंगे तो घूम के तो वापस न्यूक्लियस में आ जाएंगे ना, फिर एटम स्टेबल होगा नहीं। तो यहाँ पे ये मॉडल फेल हो गया। असली में हम असली में हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन जो है कहाँ घूमता है वो बोर्स मॉडल में पता चलेगा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग है कि हर जगह घूमता है, इस मॉडल की, ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग है कि हर जगह, यहाँ 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 हर जगह घूमता है, लेकिन हर जगह नहीं घूमेगा। कहाँ घूमेगा वो अगले क्लास में बताएंगे। यहाँ इस बात को जानिए, ये जो बोले कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो घूमते घूमते तो रेस्ट में आकर जीरो गिर जाना चाहिए था ना न्यूक्लियस में। इसीलिए ये मॉडल जो है फेल हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ड्यू टू कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस व्हिच बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस। देखिए, इलेक्ट्रॉन के लगातार घूमने के कारण केंद्र फासक बल उत्पन्न होता है, जो भी नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को संतुलित करता है। इसका मतलब ये है, एक बात सुनिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, तो ये भी तो इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, तब तो ये बैलेंस है। हम मानते हैं कि थोड़ा देर के बाद आके गिर जाएगा, लेकिन जब भी बैलेंस है, जितना भी देर बैलेंस है, तो कौन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आता है एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो आप पहले इसको लिखिए, फिर इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे सातवां पोस्टुलेट है, दिस मॉडल इज नोन एज प्लेनेटरी मॉडल। बता दिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्लेनेट से कंपेयर किया गया। इस मॉडल को ग्राह्य मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो जो है कोई भी मॉडल है उसका कोई लिमिटेशन होगा, सब कुछ तो एक्सप्लेन कर नहीं पाया, कुछ ना कुछ इसमें भी कमी है। इसका कमी ये है कि दिस फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम कैसे स्टेबल है ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग पता नहीं चल पाया। ये मॉडल क्या बताया कि बीच में न्यूक्लियस है और चारों बगल इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो ठीक है, लेकिन स्टेबल कैसे है ये नहीं बता पाया। दूसरा, मैक्सवेल गिव क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग फेज एनर्जी इमिट। देखिए क्या कह रहा है, एनर्जी इमिट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कंटिन्यूअसली। मैक्सवेल एक थ्योरी दिए थे, बोले थे क्या, अगर मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, वो सब नहीं, दूसरा साइंटिस्ट थे, इसका नाम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूमता है तो इसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलता है। ये मैक्सवेल के अकॉर्डिंग था, और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग था कि ये इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो घूमते 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 तो गिर जाना चाहिए। इसका मतलब इस मैक्सवेल के थ्योरी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो लाइन जो निकल रहा है स्पेक्ट्रल लाइन, इसको ये स्पेक्ट्रल लाइन, ये लाइन नहीं होता है, यहाँ से जो रेडिएशन निकला, अगर दीवार पे स्क्रीन देंगे तो यहाँ पे कुछ लाइन जैसा बनेगा, इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो फेल हो गया। बहुत हद तक सही था, एटम जो है न्यूट्रल होता है, स्फेरिकल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों बगल घूमता है, ये सब सही था, लेकिन इलेक्ट्रॉन चारों बगल कहाँ घूमता है ये नहीं बता पाया। दूसरा बात, ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम, ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए। क्लियर हो गया। चलिए इसी को हिंदी में लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में विफल रहा। परमाणु कैसे स्थिर है, कैसे स्टेबल है, ये व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरा, मैक्सवेल के विकिकरण का शास्त्रीय विद्युत चुंबक, देखिए थोड़ा हिंदी मेरा वीक है तो देख लीजिए, चुंबकीय सिद्धांत दिया, आवेशित
कण गतिमान चरण है, ऊर्जा लगातार विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो है मैक्सवेल का जो थ्योरी था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वर्ण क्रमीय रेखा की व्याख्या नहीं करता है, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन को ये नहीं बता पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग जो है बोर्स मॉडल पढ़ेंगे अच्छे से। बोर्स मॉडल ही हमारे सिलेबस में है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्स मॉडल ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में थोड़ा सा रदरफोर्ड मॉडल है, थोड़ा सा जे जे थॉमसन मॉडल है, अब जितना है उतना हम पढ़ा दिए, लेकिन बोर्स मॉडल पूरा डिटेल में है। तो यानी कि हम अगले क्लास में जो पूरा क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्स मॉडल। तो 2 क्लास और लगेगा, पूरा बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें हिंदी बोलने में थोड़ा सा हो गया होगा तो हिंदी मेरा थोड़ा वीक है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें कोई कमी नहीं है, हिंदी में थोड़ा सा है, लेकिन जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जितना भी एक्सप्लेन किए, उसमें कोई कमी आपको नहीं दिखा होगा। जो भी कमी दिखा होगा आप कमेंट कीजिए, उसको ठीक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग यहाँ पे आए, पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।